नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक आप हमारे साथ रहेंगे और प्रश्न जो है संबंधित विषय पर आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आता है, जो कि 12 से 1 बजे हम प्रसारित करते हैं आप लोगों के लिए। हमारे कार्यक्रम में कई सारे सेगमेंट होते हैं, जिसमें हम ना केवल एक विषय पे बातचीत करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, विचार की बात करते हैं और इसी के साथ में कई सारे अच्छे मेहमान से मिलवाते हैं। और इसी के साथ में आज का जो विषय है वो भी बहुत खास है, क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि आज का दिन यानी कि 15 सितंबर 1959 में आज ही के दिन दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, और जो बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी भारतीय के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे काम करते हुए मुझे इस बात का बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस दूरदर्शन का एक अहम हिस्सा हूँ, और मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ये भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक है दूरदर्शन केंद्र। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टूडियो ट्रांसमीटर की अगर बात की जाए, उसकी बुनियादी अगर बात की जाती है तो सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा दूरदर्शन के पास में है। ये तो मैंने छोटी सी बात आपके सामने पेश की है, और इसी के साथ में और भी कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ है जो सबको झंझोर दिया है। उसमें बहुत बड़ा अहम एक प्रश्न आता है, बच्चों की सुरक्षा, जिस पे भी हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे इन दोनों ही विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में विशेषज्ञ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का दिन, क्योंकि जब भी हम किसी दिन की शुरुआत करते हैं तो तिथि पे ज़रूर नज़र डालते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2079 अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की पंचमी है। दिन है गुरुवार, तारीख है 15 सितंबर 2022। ये तो थी आज की तिथि, और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ इतिहास बहुत खास होता है, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ के जाता है। और मैं आपको बताऊँगी कि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं वो हमारे पिछला जो इतिहास रहा है उसकी वजह से हम रचनाएं कर पा रहे हैं, और जो भविष्य में होने वाला है उसके पीछे भी अगर मैं बोलूँ तो मूल अगर गणित होता है तो वो होता है हमारा इतिहास। तो आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में, आइए नज़र डालते हैं। 1998 की अगर मैं बात करती हूँ तो google.com डोमेन नेम के रूप में रजिस्टर हुआ था। इसी के साथ में 2004 की मैं अगर बात करती हूँ, आज ही के दिन में ब्रिटिश नागरिक गुरिंदर चड्ढा को वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था। 2014 ईवा कोपाक्स पोलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और इसी के साथ में आज दो बहुत खास दिन है, 15 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि पहले बताया था मैंने कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस भी है। इसी के साथ में ये आज जो हमने आपको बताया वो था इतिहास आज के दिन का। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ विचार की, तो विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैसे हम विचार आज अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, जिनको हम लेके चलते हैं, वही हमारे भविष्य को निर्माण देते हैं। तो अगर हम किसी के भी विचार पढ़ते हैं या खुद में हम उत्पन्न करते हैं तो उस पर ज़रूर एक बार नज़र डालनी चाहिए। तो नज़र डालने के लिए एक बार फिर से हम आपके लिए पेश करते हैं नया सेगमेंट, आज का विचार। नेल्सन मंडेला की बहुत ही खास बात मैं आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। जीवन को ऐसे जियो जैसे कोई देख नहीं रहा हो, और अपने आप को व्यक्त करें जैसे कि हर कोई सुन रहा है। इसी के साथ में नेल्सन मंडेला का बहुत ही खास विचार आपके सामने मैंने पेश किया था। और जब भी हम इन महान पुरुषों की बातों को अमल करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन नज़र आता है। तो आइए हम वापस से आपके सामने जो हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं उनके बारे में परिचय देना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि राजा दुबे जी हमारे बीच में हैं, जो कि सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं जनसंपर्क से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे हमारे दूरदर्शन की स्थापना दिवस के बारे में विस्तार से। इसी के साथ में हमारे बीच में हैं डॉक्टर चंद्र बहादुर सिंह डांगी, जो कि जेनेटिक काउंसलर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे हम बच्चों की सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम का अहम हिस्सा हैं और आपके प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजा दुबे जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूँ। दूरदर्शन की जब हम बात करते हैं तो मुझे भी वो दिन याद आ जाते हैं जब हम लोग इतवार के दिन बैठते थे, चित्रहार देखते थे, रामायण महाभारत देखते थे, और मुझे लगता है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था इस चीज़ के लिए। और आज भी वो जो समय है वो वापस नहीं आ सकता है, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं। तो उस दूरदर्शन की आप व्याख्या कैसे करना चाहेंगे?
उसको एक मधुर स्मृतियाँ जिसको बोलते हैं, वो जो एक अक्स जो उभर के आ गया है हम लोगों के मन में, मस्तिष्क में। तो दूरदर्शन का जो प्रभाव है किसी भी श्रोता किसी भी दर्शक के दिमाग पे जो दूरदर्शन का प्रभाव है वो एक स्थायी रूप से प्रभाव है, और उसी के आधार पे मतलब जो है हम लोगों का मतलब आगे दूरदर्शन के प्रति जो है अगाध श्रद्धा हुई है। दूरदर्शन के प्रसारण के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना प्रासंगिक, इतना सार्थक, इतना विश्वसनीय प्रसारण शायद ही किसी और मुल्क में होता हो जितना भारत के ये जो दूरदर्शन का प्रसारण है वो होता है। और दूरदर्शन के प्रसारण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने बदलते वक्त को तो जाना ही मतलब, बिल्कुल, लेकिन जो वक्त बीत चुका है उसके बारे में भी दूरदर्शन ने जितना सार्थक प्रस्तुतियाँ की है वो अद्वितीय है मतलब। बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हाल ही में मैं अगर मध्य प्रदेश भोपाल की बात करती हूँ तो एक ऐसा कृत्य हमारे सामने आया जिसने सबको झंझोर के रख दिया, एक समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई अपने विचारों से आज़ाद हैं? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमारे बच्चे जो कि भविष्य के हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्या उनके ऊपर ऐसे अत्याचार होना सही है? इस चीज़ पे बातचीत तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे समाज में अगर ऐसी विविधताएं बसी हुई हैं तो उस पर हमें बातचीत करना हमारा दायित्व है। तो आज हम इसी पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर डांगी से जानना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दूरदर्शन, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक इस विषय पर, चूँकि आज मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया बोलने के लिए, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि ये घटना पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रही हैं और मैं चाहूँगा कि अब ना हो। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि सिक्योरिटी के तौर पर क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो बच्ची के साथ में जो कृत्य हुआ है, एक निजी स्कूल में हम बातचीत करते हैं तो उसमें रेप जैसे शब्दों का मुझे बोलना भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ वाकई ऐसी सामाजिक ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, तो उसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी, क्योंकि आप भी अभिभावक हैं और इसी के साथ में आप एक शिक्षक भी हैं, तो क्या आपको लगता है इसके बारे में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य के पीछे एक जो विचारधारा है और जो इंसान और मानवता है उसके अंदर कुछ तरीके के, यदि मैं एज अ जेनेटिक काउंसलर, एक जेनेटिक और एक शिक्षक के तौर पर, एक साइंटिस्ट के तौर पर यदि मैं आपको डिटेल करूं कि इनके अंदर एक म्यूटेशन हो गया है, इनके अंदर एक जो विकृति है, वो विकृति जो है वो इनबॉर्न विकृति है। इस विकृति को जब तक हम पता नहीं करेंगे, इनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक इस तरीके के कृत्य होते ही रहेंगे। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कि अभी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर इस तरीके के जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स या कोई भी जेनेटिक काउंसलर कहीं पर डिप्यूट नहीं है। यदि हम फॉरेन का यदि हम प्लेटफॉर्म उठाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके के काउंसलर्स ऑलरेडी उनको वीकली काउंसलिंग करते हैं। और ये कृत्य करने वाले या तो वो ड्राइवर कॉम होती है या प्यून कॉम होती है या हमारे अटेंडर्स रहते हैं, तो इन लोगों के पास जो समय है उस समय का ये उपयोग ना करके उसको दुरुपयोग करते हैं और उसके लिए किस तरीके के अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चेंज कर लेते हैं, जीन्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जीन्स उनके अंदर है। लेकिन ऐसा कहना कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ, जिसलिए ये सब कुरीतियाँ इस तरीके की उत्पन्न हो रही हैं। बिल्कुल, जेनेटिक म्यूटेशन जैसे शब्द को जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बातचीत हो रही है कि ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तो उसके बारे में हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ राजा जी आपसे, साहित्य और दूरदर्शन दोनों का संबंध बहुत गहरा रहा है। जी हाँ। हम अगर साहित्य को याद करते हैं तो दूरदर्शन को कभी नहीं भूल सकते। हाँ, तो आप क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए दूरदर्शन फिल्मों में तो कई बार ऐसी बात हुई कि मतलब उसको साहित्य से लेना चाहिए और साहित्य को फिल्मों में लिया भी, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जो दूरदर्शन ले आया। हाँ, उसका एक कारण ये था कि दूरदर्शन ने बहुत मतलब जो लोग चयन करते थे मतलब
उनका दृष्टिकोण इतना स्पष्ट था कि ये दूरदर्शन पे संभव हुआ कि बुनियाद, हम लोग, तमस, इस प्रकार के जो मतलब सीरियल बने, उससे क्या है कि उस इतिहास को, उस समय को, उस सारे मतलब माहौल को एक बार हमने फिर से देखा और उसको समझने की कोशिश की और हमने जानने की कोशिश की कि हमको जो आज़ादी मिली है या हम जो जिस समाज में जी रहे हैं उसको कितना लंबा संघर्ष हमको करना पड़ा था और उस संघर्ष से हमारा परिचय कराया। और साहित्य से परिचय के अगर बात चलेगी तो श्याम बेनेगल का भारत एक खोज जो है जी। वो तो ज़बरदस्त धारावाहिक था मतलब, और इतना जितना अच्छा वो लिखा गया उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वो प्रस्तुत किया गया। और उसके अभिनय मतलब इतना उत्कृष्ट अभिनय किया लोगों ने कि मतलब वो एक दिमाग में आज भी बैठा हुआ है मतलब। बिल्कुल। और जैसा कि रामायण और महाभारत को बिल्कुल। फिर से रिपीट किया था जिस समय सरकार ने, तब एक मांग ये भी उठी थी कि भारत एक खोज को भी एक बार फिर से मतलब बिल्कुल। प्रसारित किया जाए, ताकि वो एक इतिहास, वो एक सारा जो माहौल था उसको फिर रिक्रिएट किया जा सके। बिल्कुल। इसी के साथ में डॉक्टर डांगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन की आपने बात की है, तो उसको मैं चाहूँगी कि आम भाषा में अगर दर्शकों को आप समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे एज ए जेनेटिक काउंसलर? देखिए, सिंपल से मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर कुछ ब्रेन सेल्स रहती हैं, 80 बिलियन ब्रेन सेल्स रहती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत जो नेचर ने हमारे अंदर इनबॉर्न किया हुआ है, इसको हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। हम जैसा अपना व्यवहार चाहें, जैसा हम डेवलप करना चाहें, जिस तरीके से वटेवर कुछ भी हम कर सकते हैं। यदि हम एक अच्छा लाइफ को जीना चाहते हैं तो जो ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर वो सारे मैसेजेस इनकोडेड हैं, हमको सोचने की देर है। यदि हमने बोला कि हम अच्छे हैं तो वो ब्रेन सेल्स आपकी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी सेल्स के अंदर, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन हैं, उन्हें मैसेज देता है कि मुझे अच्छा काम करना है। यदि मैं एक अच्छा लेखक हूँ तो वो न्यूरॉन्स जो हमारे हैं वो उसको मैसेज देंगे और वो मैसेज जाके हमारे हाथ के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनको देंगे कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ, मैं एक अच्छा हैंड राइटिंग मेरा अच्छा है। तो इस तरीके से न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्टिवेट तब हो सकता है जब हम रेगुलर उस चीज़ को हम सोचें कि हमें अच्छा काम करना है। अब अच्छा काम करना है तो क्या अच्छा काम करना है? आप बुरा बोलोगे तो वो बुरी चीज़ें करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी मेडिसिन का, यदि किसी बीमारी का नाम ले लेता हूँ कि मुझे कैंसर हो गया, तो यदि वो कैंसर आपने डाला तो न्यूरॉन्स क्या करेगा, उसको कैंसर सेल्स को वो डुप्लीकेट करता जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर मैसेज भेज देगा कि मुझे कैंसर हो गया। यदि मैंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, तो वो जीन्स हमारा उसी तरीके से एक्टिवेट करेगा। सो आज पूरे विश्व भर में कई जगह बड़े बड़े संस्थानों में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और जो कि रिसर्च हो के प्रूफ हो चुका है कि हम अपने व्यवहार को, अपने एक्टिविटीज़ को कभी भी किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यदि पुरातन उसमें जाएंगे, हमारे ऋषि मुनि जो करते थे तो वो जैसे ओम चैंटिंग करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, उन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमारे क्या होता था कि वो जीन्स के ऊपर होता, हमारे न्यूरॉन्स जो थे वो एक्टिवेट होते थे, उनको मैसेज जाता था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यदि हम अभी इनको चाहें और उनको करना चाहें, और इन सब चीज़ों को, कुरीतियों को, क्राइम्स को हम रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी होगा एक अच्छे काउंसलर्स के कुछ सेंटर्स डेवलप करने के, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। हमें इन सब चीज़ों करेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को कि यदि हम इस चीज़ को सोच लें, और ये मैसेज भी आपको देना चाहूँगा कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपने जीन्स को आप ही एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई व्यक्ति आपको एक्टिवेट नहीं कर सकता है। और इससे हमारा फिर जब अच्छा काम होगा तो हमारा देश ऑलरेडी हमारा उस डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। रेप जैसे अगर मैं कृत्य की बात करती हूँ, जो कि बिल्कुल भी प्रसन्नीय नहीं है, जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूँ कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसी हमको चिंतित विषय पे देखने को मिलता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का 2021 का एक मैं आर्टिकल देखा था, तो उसमें जो इंडिया का सिनेरियो आया था उसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये इन स्टेट्स में क्यों हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इन स्टेट्स में क्यों है हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे राजा जी से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर मैं युवाओं की बात करती हूँ तो आज के समय में युवा दूरदर्शन की तरफ क्यों नहीं इतना रुझान दिखाते हैं, क्यों कट गए हैं? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हाँ, ये चिंता आपकी नहीं बल्कि इस समय प्रसारणकर्ताओं के सामने भी है। मतलब
लेकिन क्या है कि युवाओं को दूरदर्शन की हम बात करते हैं तो एक आस्वाद में जो फ़र्क आया है, एक टेस्ट में जो फ़र्क आया है मतलब युवाओं का, वो फ़र्क को हम लोग शायद पकड़ पाने में संभव नहीं है। इसी कारण दूरदर्शन थोड़ा इसमें पिछड़ा मतलब। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो दूरदर्शन के इतर जो दूसरे प्रसारण करता हैं वो युवाओं को लेके कोई बहुत क्रांतिकारी प्रसारण कर रहे हैं। और ये भी संभव है कि मतलब दूरदर्शन में अगर इस बात पे विचार हो, बिल्कुल, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पे शिवपुर के कून अभ्यारण्य पे, जहाँ पे हम बातचीत करने वाले हमारे संवाददाता से। देखते हैं क्या खास वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम सीताराम आदिवासी जी से बात करना चाहेंगे, हमारे संवाददाता हैं। आइए, क्या तैयारियां वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है, हम आपको चाहेंगे कि आप हमें लाइव यहाँ पे बताइए हमारे तमाम दर्शकों को। हाँ, मैं प्रधानमंत्री के लिए स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी का माहौल है हमारा श्योपुर जिला में, विजयपुर क्षेत्र में आता है मेरा ये कून अभ्यारण्य। उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं 17 तारीख को। बहुत जोर से तैयारी चल रही है, शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। और 17 को हमारे प्रधान माननीय आ रहे प्रधानमंत्री, इनका बार बार मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पूरी तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी हो गई है। सीताराम जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि बारिश का भी माहौल है, तो उस संदर्भ में क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? तैयारी शासन की तरफ से पूरा टेंट लग रहा है, कम से कम 2 लाख जनता के लिए टेंट लगा दिया है, वाटर प्रूफ। अच्छी तैयारी चल रही है शासन की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी बरसात में। बहुत अच्छी बात है सीताराम जी। इसके साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उत्साह की अगर बात करें तो लोगों के बीच में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बारिश की वजह से विपरीत भी हो सकती हैं। आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, ट्राइबल क्षेत्र कराल में कर रहे हैं, कून अभ्यारण्य में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े थे सीताराम जी। हाँ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, थैंक यू। इसी के साथ में मैं राजा जी आपसे जो प्रश्न कर रही थी कि युवाओं का जो रुझान है उसके बारे में आप बता रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि उसको आप हाँ आगे जी हाँ, बताइए। मैं बता रहा था कि युवाओं का रुझान यदि इन कार्यक्रमों के, खासकर दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों के प्रति युवाओं का रुझान अगर बढ़ाना चाहता है तो उसको युवा मानसिकता को समझना होगा मतलब। क्योंकि क्या है कि इन दिनों जो युवाओं में मतलब अपेक्षाएं हैं मतलब खासकर प्रसारणकर्ताओं से जो अपेक्षाएं हैं वो उसको लेके और युवाओं और प्रसारणकर्ताओं के बीच में कहीं एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है मतलब। युवा जो देखना चाहते हैं वो उनको मतलब कम से कम दूरदर्शन पे वो नहीं दिख रहा है मतलब। अब इस दिशा में क्या किया जा सकता है, ये किसी एक मंथन, एक विमर्श और उसके बाद ही संभव हो पाएगा मतलब। क्योंकि युवाओं की क्या है कि अपेक्षाएं बहुत पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, ये बात वही आ रही है कि अगर हम दूरदर्शन में जो युवा हैं वो कम डाइवर्ट हो रहे हैं, जो दूरदर्शन कंटेंट देता है वो बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आपने अभी बात करी थी कि अच्छा हम इन्फॉर्मेशन देंगे ब्रेन को तो वैसे ही हमारा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो दूरदर्शन को भी मैं अगर कनेक्ट करती हूँ तो दूरदर्शन के कंटेंट जो होता है वो आज जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे देखते हैं या कुछ भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें भ्रमित कर सकता है। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बताए थे कि कुछ ऐसे एरिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप जैसे केसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या उसके पीछे कारण है? देखिए, इसके पीछे जो मेन कारण जो हो सकते हैं, एक तो इलिटरेसी का जो रेशियो है, यदि हम साउथ के कंपैरिजन में यदि इन जगहों पर करेंगे तो यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है और लिटरेसी साउथ के डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा कि यहाँ की यदि यूथ को देखा जाए कि जब अवेयरनेस नहीं होती है, लिटरेसी होती है, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो वो एक जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब हैं या अदर हैं, इस तरीके की चीज़ें परोसी जा रही हैं जो कि आज के यूथ के लिए आवश्यक नहीं है। उनकी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ ना परोस के जो चीज़ उनको फ्रीली अवेलेबल है
तो उस तरीके के जो कुछ एडल्ट मटेरियल्स हैं, यदि इन तरीके की चीज़ों को, यदि मैंने एक सर्वे देखा था जो मैंने, इसमें जो डेटा यदि कोई लेता है तो उसमें 90 डेटा वो एडल्ट चीज़ों को सर्च करने में कंज्यूम करता है। यदि इस तरीके की चीज़ें वो करेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स जो हमारा है वो तो मैसेज ले रहा है ना, जो वो देखोगे वो आप करोगे, तो आपको वो भ्रमित कर रहा है कि आपको लग रहा है ये चीज़ मुझे ज़्यादा एक्साइट कर रही है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो वो न्यूरॉन्स पूरे बॉडी के सिस्टम को वही करने को कर देता है, वही हमारे हाथों को, वो हमारे आईज़ को, वही वो सुनना चाहता है, वही वो बोलना चाहता है, उसके हाथ भी वही काम करेंगे कि वो न्यूरॉन सेल्स को दिया। तो वो एक्टिविटी सारी, यदि इन सब चीज़ों को रोक दिया जाएगा और उनकी जगह यदि दूरदर्शन जैसे आपके चैनल के माध्यम से रिसर्च की कि अभी हमारे यहाँ रिसर्च क्या चल रहा है, इंडिया में वर्ल्ड वाइड क्या रिसर्च चल रहा है, यूथ उसको भी देखना चाहता है, लेकिन वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एज अ जेनेटिक काउंसलर, क्योंकि मैं चूँकि साइंटिस्ट हूँ, साइंस है, लेकिन आज वर्ल्ड वाइड हमने साइंस को और अध्यात्म को मिक्स कर दिया है। हम यदि बात करते हैं ओम की, जो चैंटिंग की या मेडिटेशन की, तो ओम को हमने इसको प्रूवन है कैलिफोर्निया में, यूएस में, ये कई जगह पर इसके रिसर्च हो चुके हैं। और ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीन और प्रोटीन ही उसी से निकले हैं। तो जब हम जीन और प्रोटीन वहीं से निकले हैं तो ओम का यदि मेडिटेशन करते हैं तो ऑलरेडी हमारे न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट कर देगा, म्यूटेशन आ जाएगा उसके अंदर, सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यदि आप उसका उच्चारण करते हैं तो साइंस इसको प्रूवन है। यदि मंत्रों का आपने देखा होगा, कोविड के टाइम पे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण हुआ, साइंस ने पैरेलल उसके ऊपर किया। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर साइप्रस में है, वहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो इस तरीके की रिसर्च का यदि मटेरियल दूरदर्शन के माध्यम से, क्योंकि दूरदर्शन एक वो चैनल है, वो माध्यम है जहाँ से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाती है आज भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे मैनिपुलेशंस भी होते हैं, तो आदमी वो ना देखें। तो ये अभिभावक लेकिन क्या करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूथ की अपनी चॉइस अलग हो जाती है, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कृत्य किया जाता है वो तो एक एडल्ट होता है, तो वो उसमें घर वालों की क्या भूमिका होती है? देखिए, घर वालों की इसमें, मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसमें घर वालों की भी और बाहर उसके जो मित्रगण हैं उनकी भी भूमिका, अहम भूमिका है, या वो जहाँ काम करता है उनकी भी भूमिका है। उसको कंटिन्यूसली वॉच करना ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ देख रहा है, क्योंकि आज वो एडल्ट है, तो पहले बालक था, उसके बाद ही वो एडल्ट। तो इन सब चीज़ों को कंटिन्यूसली वॉच करते रहना बहुत ज़रूरी है कि वो किन चीज़ों को वो देख रहा है और क्या काम कर रहा है, तब जाके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ में शिवपुर कूनो से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप नारायण जी जुड़ गए हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी कुलदीप जी। नमस्कार जी नमस्कार जी, बताइए क्या वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं? यहाँ तैयारियां धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है और यहाँ पे काफी पानी भी बरस रहा है, लेकिन पानी के साथ साथ तैयारियां भी कमजोर नहीं पड़ रही है और बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां हो रही है। कल एसपी जी ने, कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने हम लोगों को, सभी को, सभी डिपार्टमेंट को, सभी विभागों को निर्देश दिए हैं, जानकारियां दी है और समझाइश दी है। उसी दिशा में हम लोग सब काम कर रहे हैं। तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि लोगों के बीच में जो उत्साह है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश के डर से उनको लग रहा है कि कुछ भी विघ्न आ सकते हैं? नहीं, विघ्न कुछ नहीं आ सकते हैं। यहाँ तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लोकल जितने भी लोग हैं सब उत्साहवर्धक है और सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। जी जी, कूनो से हमारे साथ में कुलदीप जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी हमारे साथ में साझा करी थी। इसी के साथ में मैं यहाँ पे बातचीत करना चाहूँगी राजा जी आपसे। तो जी, जब हम बात करते हैं समाचार की, तो समाचार का एक अपना क्लेवर होता है, एक अपना तरीका होता है इसको पेश करने का। दूरदर्शन हमेशा से ही बहुत ही अच्छी तरीके से अपने समाचारों को पेश करता आया है दर्शकों के सामने। तो वो आपको क्या अंतर नज़र आता है जो आज के समाचार हैं और जो हम लोग दूरदर्शन के जो समाचार होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? समाचारों का जहाँ तक सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन के समाचार की विश्वसनीयता तो थी, लेकिन उसकी जो प्रस्तुतिकरण था जी, वो भी बहुत मतलब इतना अच्छा होता था कि मतलब आज आप बताइए कि मतलब कितने लोगों को याद है कि उस समय कौन कौन समाचार पढ़ता था, समाचार वाचिकाओं को, उनके अंदाज, उनके बोलने का तरीका, उनकी भाषा
और उनका उच्चारण, ये सब बल्कि ये कहिए कि आप दूरदर्शन तो एक तरह से वो आदर्श हुआ स्थापित किया उन्होंने समाचार के मामले में। ये बात और है कि उसको उतना फॉलो नहीं कर पाए, मतलब दूसरे चैनल उतना फॉलो नहीं कर पाए, और बहुत चिल्ला चोट और मतलब उच्चारण भी ठीक नहीं, भाषा भी ठीक नहीं। लेकिन दूरदर्शन में ये रहा मतलब कि उसके समाचारों का चयन और वो तो सब ठीक था ही, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था मतलब। और उस प्रस्तुतिकरण से कारण ये है कि वो मतलब आज तक वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं मतलब। और जहाँ तक उसके समाचारों के प्रासंगिकता, उनकी विश्वसनीयता का सवाल था, वो तो तब भी बना हुआ था, और इन दिनों भी मतलब कभी कभार देख लेते हैं मतलब दूरदर्शन के समाचार, तो लगता है कि विश्वसनीयता भी बरकरार है, बल्कि प्रामाणिकता के लिए हम कभी कभी उसको दूरदर्शन को लगा के करते हैं। और बहुत सारी मतलब ऐसी घटनाएं थी जिस पे मतलब इतने अच्छी तरीके से मतलब वो लोग प्रस्तुति करते थे कि मतलब उसके कोई तुलना नहीं है, मतलब ये कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत गर्व है कि दूरदर्शन का मैं एक अहम हिस्सा हूँ, और जो विश्वास और प्रमाण की बात होती है उसको हम स्थापित करके रखते हैं। और इसी के साथ में हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। जी मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्रश्न कर सकते हैं। जी मैडम, सबसे पहले आप सभी को दूरदर्शन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। जी मैं राजा दुबे जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज प्राइवेट चैनल्स की भीड़ में दूरदर्शन अपनी लोकप्रियता क्यों खोता जा रहा है, इसका क्या कारण, और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए आप लोगों के क्या प्रयास हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि जनसंपर्क और जन संबंध में क्या था? जनसंपर्क और जन संबंध। जी बिल्कुल, हम और जन संबंध, पहला प्रश्न आपने सुन लिया ना कि दूरदर्शन अपनी लोकप्रियता क्यों खोता जा रहा है प्राइवेट चैनल की भीड़ में, और दूसरा है कि जनसंपर्क और जन संबंध में क्या फर्क है? पब्लिक कॉन्टेक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कॉन्टेक्ट एंड पब्लिक रिलेशन? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो चिंता का विषय आपने यहाँ पे बताया कि दूरदर्शन कहीं खोता जा रहा है, वो हम सब के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल, हम आज आपकी बात जो है राजा दुबे जी से सुनना चाहेंगे। जी जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मतलब दूरदर्शन अपनी लोकप्रियता मतलब खो रहा है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि लोकप्रियता के लिए यदि आपको कुछ समझौते करना पड़े तो वो तो मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब दूरदर्शन इस प्रकार के कोई समझौते करे। और जहाँ तक उसका जनता से जुड़ाव का सवाल है, तो जनता से जितना दूरदर्शन का समाचार जुड़े हैं मतलब वो दूसरे किसी चैनल के उतने नहीं जुड़े हैं उससे। और उसका एक कारण इसका नेटवर्क भी हो सकता है, एक संजाल भी हो सकता है, और इतना विस्तृत उसका क्षेत्र है मतलब, और इतने विस्तृत उसके कवरेज है कि उसको देख के लगता है कि नहीं इसके अच्छा लोकप्रियता ख़त्म नहीं हो रही है। ये मानना मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से कि लोकप्रियता ख़त्म हो रही है। जनता से संबंध भी दूरदर्शन का भी बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चैनल जो है मतलब अब चैनल का तो यहाँ सवाल ये है कि मतलब अभी भी दूरदर्शन पे सामाजिक सरोकारों को लेके मतलब बड़े सतर्कता वापरी जा रही है, जबकि हिंसा और यौन हिंसा जो है वो दूसरे चैनल्स में मतलब, और खासकर उसकी फिल्मों में मतलब वो तो इतनी वो है कि उससे बचा जाना चाहिए, बल्कि उसको और सख्ती होना चाहिए उस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो यहाँ पे कहा कि लोकप्रियता जो है वो कहीं पे भी कम नहीं है दूरदर्शन की, इससे सहमत नहीं है राजा दुबे जी, और मुझे लगता है मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। और यहाँ पे हम आगे प्रश्न करना चाहते हैं डॉक्टर टांगे आपसे कि ये तो हमने बात कर ली परेशानियों की, लेकिन अगर हम बात करते हैं समाधान को लेकर, तो क्या समाधान होने चाहिए? आप क्योंकि एक शिक्षक हैं, जेनेटिक काउंसलर हैं, और साथ में मैं बोलूँगी कि एक समाज के बहुत ही व्यापक आप एक अधिकारी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मेरे विचार से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि जो एडल्ट मटेरियल जो सबसे ज़्यादा जो सोशल साइट्स पर चल रहा है, इस पर पूर्ण रूप से यदि प्रतिबंध लगाया जाए और इसकी जगह कुछ साइंटिफिक और दूसरी अदर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस को यदि लगाया जाएगा, तो एक मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है।
दूसरा कि यदि हम बात करते हैं कि जैसा एक कृत्य अभी जो स्कूल में हुआ है बिलाबंग में, जो 3.5 साल की बच्ची के साथ, ऐसे और भी कृत्य जो सुनने में आते रहते हैं, जो ड्राइवर इस तरीके के जो कृत्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रहता है कि जो मेरा एक सुझाव है कि इसमें जो मोबाइल है कि ऑफिस आवर्स पर बैन कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई जगह, ऐसा कोई मैं अनूठा उपाय नहीं बता रहा हूँ, ये कई जगह मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और कई ऑफिसेज़ में हो चुका है कि वर्क प्लेस पर ही मोबाइल्स को बैन कर देना चाहिए। अब बात आती है कि करस्पॉन्डेंस कैसे होगा, तो वॉकी टॉकी का कई जगह संस्थानों में इस्तेमाल किया जाने लगा है। और बसेज़ हैं तो उसके अंदर ट्रैकर लगा दिए जाएँ, प्रॉपर ट्रैकर, उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते रहें, उनके ट्रैकर्स लगे हुए हैं, पेरेंट्स को उनके ट्रैकर से रिकॉर्ड दे दिया जाए, जिससे हर सेकंड्स पे, हर मोमेंट पर उनको पता रहेगा। यदि इनको किसी को बात करना है तो ऐसे कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएँ कि यदि पेरेंट्स किसी से बात करना चाहता है बस के अंदर भी चलते में, तो किए जा सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है जिस चीज़ को हम कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो सुझाव है मेरा कि जैसे ये कृत्य मैक्सिमम जो हमारे आते हैं वो ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, अटेंडर हैं, प्यून हैं, क्योंकि इनके पास जो समय है, इनके पास बहुत समय रहता है इनको, क्योंकि गाड़ी चलाना है 2 घंटे 4 घंटे, इसके बाद उनको बैठे रहना है, तो इधर तो मोबाइल चलाते रहेंगे। तो इसके बाद में जिस तरीके का वो चीज़ें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे आप, तो यदि इनको हम बिज़ी रखें उस समय पे, तो इनको एक काउंसलिंग से सेंटर बना दिया जाए। जो महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो सुझाव है कि ये सेंटर्स, जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वो बनाए जाएँ जहाँ पर इनको कुछ अच्छी चीज़ें, वेटिंग जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बिठाया जाए और वहाँ पे इनको बोला जाए कि अच्छी चीज़ें कुछ डिस्प्ले पर चल रही हैं, कुछ लिखे हुए हों, बुक्स वगैरह हों। यदि अनपढ़ हैं तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यदि पढ़े लिखे हैं तो किताबें रखी हों, पढ़ सकते हैं वो। तो उनका एक तो ज्ञानवर्धन होगा और वो अपने आप को डेवलप भी कर सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जितने भी जो सिलेक्शन रहते हैं, आइदर वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है इनको करने के लिए, वो या तो वो क्या करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं और इसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। वो सोचते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया, क्राइम किया नहीं किया, लेकिन जो आंतरिक क्राइम है उसका आपने विश्लेषण नहीं किया, उसका कौन करेगा? उसका एक काउंसलर ही कर सकता है, एक जेनेटिक काउंसलर को करना पड़ेगा, उसके परिवार से पूछना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मेरा कहना है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट किया जाए इस तरीके के, तो उसका परिवेश भी देखा जाए। जैसे कि हमारे उसमें जैसे शादियां की जाती हैं, या जेनेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि कुंडलियां मिलान होती हैं, तो इस तरीके से जब मैं तो कहता हूँ हर जगह रिक्रूटमेंट होता है तो परिवेश भी देखा जाए। तो परिवेश जब देखा जाएगा तो हमको पता लगेगा कि क्राइम से आ रहा है, इसके घर में पहले भी क्राइम किए जा चुके हैं, तो यदि हमें सुधारना भी है, यदि ऐसा आएगा तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं रख सकते, क्या वो काउंसिल के थ्रू ठीक हो सकता है। फिर इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है कि समय समय पर उनकी काउंसलिंग जरूरी है। एक बार आपने काउंसलिंग करके रिक्रूट कर लिया, पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया, ठीक है, बंदा अच्छा है, लेकिन क्या इसके बाद वो बीमार नहीं हो सकता? क्या उसकी मानसिक विकृति नहीं हो सकती ज्वाइन करने के बाद? तो उसके बाद भी जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, बड़े बड़े, मैं आपको वो सारे उदाहरण बता रहा हूँ जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, इनको काउंसलिंग टाइम टू टाइम, हर 15 दिन में, 30 दिन में इनकी काउंसलिंग क्या कर रहा है, इन पर वॉच करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। अधिकांश जगह इनको फ्री छोड़ दिया जाता है, वो बैठा हुआ है, लेकिन इनकी वॉच करने कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है उस पीरियड में। तो इस तरीके से एक सर्विलेंस रिपोर्ट भी इनकी इंटरनल आना चाहिए, तो काफ़ी हद तक इस तरीके के कृत्यों को रोका जा सकता है। बिल्कुल। कई बार हम ये देखते हैं कि जो ड्राइवर और इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो नशे के बहुत आदी होते हैं, तो क्या इस पे भी हमें रोकथाम होना चाहिए? क्योंकि अगर वो रात में नशा कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि सुबह तक हो सकता है कि वो नशे से निजात नहीं पाए होंगे, तो क्या वो भी प्रभावित करता है? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन सिस्टम, जो हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारा, वो नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। तो यदि उसने रात में नशा किया है तो उसका इफेक्ट सुबह तक रहेगा। और यदि बॉडी का, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, यदि वीक है, और यदि वो खान पीन एक किसी पुअर परिवार से है, सपोज करें, जहाँ खान पीन उसका बस उसने रात में लिकर लिया, नशा किया और उसके बाद खाना पीना नहीं करना, तो ऐसे लोगों के तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो सेल्स के अंदर, कहना चाहिए 24 आवर्स तक रहता है। तो किसी भी कृत्य को करने के लिए वो किसी भी समय तैयार है उसको। बिल्कुल। और ये चिंता का विषय है कि अगर हम इस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं जो सिर्फ हमने 1 डे करके उसको छोड़ दिया है, तो वाकई ऐसे कृत्य हम शायद इनवाइट करते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि वाकई ऐसे ही घिनौनी हरकतें हमारे समाज से ख़त्म हो जाएं, जिसमें छोटी सी बच्ची, चाहे वो 3 साल की हो या वो 15 साल की हो, कोई भी महिला जिसके साथ में ऐसा कृत्य किया गया है, क्या आप समझते हैं उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और हम खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हमारा उसमें योगदान है, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ऋषि मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ इसी के साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए।
मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी की बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। इसका क्रेज पहले भी था, आज भी है और आगे रहेगा भी। धन्यवाद। दूरदर्शन ने हमेशा बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, अच्छे अच्छे नाटक भी हम देखते रहते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां वानियां भी देखते हैं। आप बच्चों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम आप दे रहे हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं। मेरा ये था कि हमारा दूरदर्शन का जो कैमरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कौन से नए अभिनव प्रयास करने वाला है, इस बारे में कुछ अपनी रूपरेखा बताएं कि दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में भी कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाए तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मैं आपको सुन पा रही हूँ, मेरे को जो समझ में आया आपका प्रश्न वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ खास दूरदर्शन लेकर आने वाला है और क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, और वैसे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, लगातार दूरदर्शन प्रयास कर रहा है, आप तक पहुँच रहा है, नई नई जानकारियाँ भी लेकर आ रहा है, और लेकिन और क्या कुछ खास है, इसके लिए दुबे जी मैं आपसे चाहूँगी कि आप बताएँ। जी हाँ, अभी बीच में जो एक हमारे दर्शक ने एक जो सवाल किया जी कि हम बच्चों के लिए और ख़ासकर ग्रामीण बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब जी, तो दूरदर्शन को इस बारे में मतलब गंभीरता से सोचना चाहिए, ये मैं महसूस करता हूँ मतलब इन दिनों। जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो दूरदर्शन के प्रोग्राम है, मतलब और जिस प्रकार से उसको बनाया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर शहरी आबादी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। मतलब यानी आप उसको किसान वाला अलग चैनल है, उसको छोड़ दीजिए, मतलब लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से समस्याएं उठाना, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझना, बिल्कुल उनके लिए कुछ करना, ये इस सब के प्रति उतना ध्यान अभी दूरदर्शन नहीं दे पा रहा है। लेकिन नहीं देगा ऐसा भी नहीं है, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगी, क्योंकि झिलमिल सितारे जैसे कार्यक्रम खास बच्चों के लिए ही दूरदर्शन लेकर आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, कवरेज करता है उन खास बच्चों का, और साथ में उनको हम स्टूडियो में भी बुलाते हैं। तो झिलमिल सितारे जैसे खास कार्यक्रम जो है वो दूरदर्शन ही लेकर आता है आप लोगों के बीच में। इसी के साथ में निराश ना होइए, क्योंकि और भी हम बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बच्चों के लिए आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ मैं क्षमा चाहूँगा, मैं केवल राष्ट्रीय प्रसारण पे मेरा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम है लगातार हम सभी वर्ग को ध्यान में रखते हैं। जी बिल्कुल, क्षमा चाहूँगा। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं, मैं तमाम दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी। तो इसी के साथ में मेरा डॉक्टर डांगी आपसे प्रश्न रहेगा कि ये सब हमने चर्चा कर ली यहाँ पे, अब आपने अपने लेवल पे आपको क्या लगता है कि एज ए जेनेटिक काउंसलर, प्रोफेसर, और आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं लगातार, तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपने क्या कुछ इसके लिए कुछ कदम उठाया है ठोस? बिल्कुल मैडम, मैंने एक्चुअली जब ये कृत्य देखा मैंने, और ऐसे कई बार कोविड के टाइम पर भी, उससे पहले भी मैं इस तरीके की चीज़ें करता रहता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली इसको लेके मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर भी लिखा है, मैंने मेल किया है उनको, और उसके अंदर मैंने सुझाव भी दिए हैं। हर बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं इस तरीके के लेटर टाइम टू टाइम मैं लिखता रहता हूं और अपने उनको सुझाव देता रहता हूं मैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं तमाम दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे सुझाव जो हैं डॉक्टर डांगी ने भी यहाँ पे दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हम चाहेंगे कि हम भी एक समाज के एक ऐसे नागरिक हैं जिसका हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी बात को पहुंचा सकें ऊपर सरकार तक। और इसी के साथ में अगला जो हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें बच्चे जो कि यहाँ के नहीं हैं, रहते तो वो अमेरिका में हैं, लेकिन आज भी जुड़े हैं हमारी भारतीय संस्कृति से, और यहाँ पे दूरदर्शन में आकर हमने उनकी रिकॉर्डिंग करी थी, उनके जो गाने थे, जो उनकी आवाज़ थी, जो हमारे ही देश की थी, जो पूरे विश्व में गूंज रही है। तो आ जाइए, हम आपको पेश करते हैं, उनसे जोड़ते हैं कि क्या कुछ खास उन्होंने गीत गाए थे हमारे लिए। दर्शकों, हमारा अगला सेगमेंट है उभरते कलाकार, और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसे उभरते कलाकारों से जिनका दिल बसता है हिंदुस्तान में, भले वो रहते हों
अमेरिका या कहीं और विदेश में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे कलाकार जो संगीतकार के साथ साथ जुड़े हैं अपने हिंदुस्तान से, आइए हम मुलाकात करते हैं एक बहुत ही खास नन्हे से मेहमान से और हम उनसे सुनेंगे कि क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज वो हमारे लिए। तो हमारे बीच में है वचन पॉल, हम आपका स्वागत करते हैं, और साथ में हमारे बीच में है विशेष पॉल, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप दोनों को ही हम जानते हैं कि आप विदेश में रहते हैं, आपकी परवरिश वहीं हुई है, लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी जो आत्मा है वो आज भी हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है और आप एक कलाकार हैं। वचन, आप तो बहुत छोटे से लग रहे हैं और इतना अच्छा मुझे लग रहा है देख के कि इतना अच्छा आप, मैंने क्योंकि पहले भी सुना आपको कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले, बहुत ही मधुर आप गा रहे थे। आपसे मैं बातचीत ज़रूर करूंगी, लेकिन तमाम दर्शक जो हमको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में भी बहुत जिज्ञासा होगी कि आप क्या सुनाने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक बहुत मधुर से गीत आपके द्वारा। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। आँख देख लीजिए हमको करीब से, आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से वचन, जो आपने गाना सुनाया एक तो पुराना गाना है, क्योंकि आजकल के जो यूथ, आप तो बहुत बाल कलाकार हैं, और उसके बाद भी इस पुराने गाने को इतने अच्छे से निभाना मुझे लगता है काबिले तारीफ़ है, और मुझे लगता है बहुत रियाज आपने किया होगा बचपन से। तो ये जो आपका राज है वो मैं जानना चाहूँगी, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके गुरु कौन है। तो मेरे पापा मेरे को सिखाए हैं, मैं 3 साल से चालू किया हूँ गाना, और बस हरकत सिखाए हैं मेरे को, और कैसा गाना गाना है वो सब सिखाए हैं मेरे को। और मैं तमाम धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे को बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और बहुत ही अच्छी बात है वचन कि आप इतना हम्बल हैं। मतलब ये एक जो आपको संस्कार दिए हैं आपके पिताजी ने, गुरु भी हैं, आपके पिता हैं, और जो संस्कार हैं वो मुझे लगता है कि वाकई हमारे हिंदुस्तानियों का नाम रोशन करते हैं। जब बाहर आप लोग रहते हैं, वहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं लोगों के बीच में, तो बहुत गर्व होता है। और आप दोनों ही भाई हैं और बखूबी बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं। तो मैं एक और वचन आपसे चाहूँगी कि एक जो भी आपके पसंदीदा गाना आपके दिल के करीब हो, आप गुनगुनाते रहते हो कभी भी, तो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में ना दूंगा, आवाज
पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा चाहूंगा मैं तुझे सांझ यहाँ पे हमने दो बच्चों की बहुत ही मधुर आवाज़ में गीत सुने थे और मुझे लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी छाप छोड़ती है। इसी के साथ में हम कूनो से फिर से जुड़ने वाले हैं नवीन शर्मा जी से, जो कि एमपी टूरिज्म के मैनेजर हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि पर्यटन विभाग की तरफ से क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जी हाँ शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं कूनो में। नमस्कार मैडम, मैं एमपी टूरिज्म पर्यटक ग्राम शिवपुरी से जी हाँ नमस्कार जी, बताइए। यहाँ पर्यटक ग्राम से एमपी टूरिज्म के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है कूनो पालपुर और करहाल में, और जो कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार करके अच्छी तरह से डिस्प्ले करके वहाँ लगाई जाएंगी और सभी चीजों का जो प्रोटोकॉल पीना का स्थान रखते हुए सारे काम सिस्टमेटिक वहाँ पर किए जा रहे हैं। और जी बिल्कुल नवीन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी 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 नवीन जी, जी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आइए हम वापस से बातचीत करते हैं। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं आपसे राजा दुबे जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि आज दूरदर्शन की स्थापना दिवस है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सबसे बड़ा संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी विफल रहा, मतलब ये बताने में कि मैं स्थानीय कार्यक्रम नहीं देख पाता हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर दूरदर्शन के प्रति आपकी श्रद्धा है और दूरदर्शन के आप भलाई चाहते हैं तो दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिक से अधिक देखिए। आपको निराशा नहीं होगी, आपको सामाजिक सरोकार से जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। बताइए, आपकी उपभोक्ता आंदोलन के लिए रजनी से बड़ा कोई धारावाहिक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो इसलिए मतलब मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर दूरदर्शन की प्रतिष्ठा तो कायम है, मतलब उसको और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अपनी दूरदर्शन के प्रति देखने की जो समय है वो ज़्यादा समय उसको देना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ कि उससे आप निराश नहीं होंगे। मतलब आप थोड़ा समय दे के देखिए, आप देखिए अभी भी दूरदर्शन पे मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें, यानी मैं अगर दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित होने वाला किड्स टाइम केवल इसलिए देखूं कि मेरे पोते का कोई प्रसारण हो रहा है तो उससे काम नहीं चलेगा। मतलब आपको किड्स टाइम को रोज देखना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि कौन कौन बच्चे बिल्कुल। और हमने ये भी देखा था कि जब लॉकडाउन का समय था तो वापस से लोग पिछले महाभारत और रामायण की तरफ चले गए थे। लोगों ने पसंद भी बहुत किया था और लोगों की डिमांड थी कि वापस से उन्हीं धारावाहिक को प्रसारित किया जाए दूरदर्शन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि वो भी एक काबिले तारीफ है, क्योंकि हर कोई चाहता था दूरदर्शन से जुड़ना, आज भी चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। यहाँ पे डॉक्टर डांगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज हमने बातचीत करी, आपने बताया कि काउंसलिंग होना चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग होना चाहिए, और साथ में जो आपने यहाँ पे निदान के लिए जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु बताए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो अब आपने एक लेटर भी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को लिखा है सुझाव के तौर पर एक नागरिक होने के नाते। तो आप क्या मैसेज, हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जिनके जो अभिभावक भी हैं, उनको अपने बच्चों का देखभाल करना है, और दूसरे वो लोग जो कई बार ऐसा कृत्य कर जाते हैं, तो एक घर वालों की क्या भूमिका होती है उस सब चीज़ों को लेकर मैं चाहूँगी कि आप मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज है जो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे आसपास घर से, पड़ोसी, क्योंकि कोई भी यदि
क्राइम स्टार्ट होता है वो किसी न किसी के घर से स्टार्ट होता है। तो उन पर सबसे पहले हम उनको वॉच करें, उन्हें देखें, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करें और हम उनको प्रेरित करें कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए, ना कि किसी गलत चीज़ों को देखने के लिए, गलत चीज़ों को पढ़ने के लिए, गलत चीज़ों, क्योंकि यदि हम परिवार में किसी ना किसी, या अपने बच्चे को या कोई अपने फादर को, मदर को, पेरेंट्स को, किसी भी व्यक्ति को यदि हम रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हम घर से ही रोक सकते हैं और उसको रोकने के लिए हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप विशेष रूप के अलर्ट रहें और देखें यदि किसी भी तरीके का कृत्य गलत हो रहा है, उसी समय यदि आप रोक देंगे तो आगे उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और जो भी हमारे जो कर्तव्य हैं वो सिर्फ ये नहीं समझें कि हम दूसरे को उपदेश दें, हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर जिसकी बच्चे गर्ल्स हैं तो वो अपने बच्चों की एक ख़ास तौर पे सेफ्टी रखें। अगर मैं बोलूँगी कि लड़के हैं तो उनको ऐसी शिक्षा दें ताकि वो एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकें। तो यहाँ पे एक माँ का, एक महिला का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम सबको मिलकर यहाँ पर एक कदम उठाना पड़ेगा, जो संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें एक अच्छे समाज की रचना करना है और हमारा जो देश निर्माण के लिए जो हमारे सपने हैं उसको हमें आगे बढ़ाना है। और आज के लिए जो हमारे बीच में एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद थे राजा दुबे जी, जो कि सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक जनसंपर्क से थे, और इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर चंद्र बहादुर सिंह डांगी थे, जेनेटिक काउंसलर, प्रोफेसर और साइंटिस्ट। आप दोनों यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज तो हमने बात करी थी कि दूरदर्शन की स्थापना दिवस, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं दूरदर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा हूं और आप भी बहुत एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि आज आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसी के साथ में बच्चों को सुरक्षा को लेकर भी आज हमने बातचीत करी थी। नमस्कार एमपी एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके बीच में पेश होते हैं और नए सारे विषय पर हम बातचीत करते हैं, कई सारे सेगमेंट हम लेकर आते हैं। तो आप नमस्कार एमपी सोमवार से शुक्रवार ज़रूर देखा करिए 12 से 1 बजे तक के बीच में। और आज के लिए इतना ही। हमारे कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।